बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दोनों ही तरीके से ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इसके कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होते क्या हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। चार मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हैं। इन डेफिनेशंस की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आखिर होते क्या हैं। उसी एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे जो एग्जांपल लास्ट स्टोइचियोमेट्री वाले टॉपिक में हमने डिस्कस की थी। वहाँ पे हमने बात की थी कि हम जो रिएक्टेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं स्लाइसेस और कबाब्स, और इनके रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बनती है वो सैंडविच बनते हैं। तो इनके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। यूज़ करने हमने टू स्लाइस यूज़ करेंगे प्लस वन कबाब। टू स्लाइस प्लस वन कबाब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से एक सैंडविच बनेगा। एक सैंडविच बनेगा इनके मिलने से। तो ये इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखें, इसकी स्टोइचियोमेट्री को देखें, टू स्लाइसेस प्लस वन कबाब ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से एक सैंडविच बनता है। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। स्टोइचियोमेट्री को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 स्लाइस यूज़ करें, 2 कबाब्स यूज़ करें तो 2 सैंडविच बन जाएंगे, या 6 स्लाइस यूज़ करें, 3 कबाब यूज़ करें तो 3 सैंडविच बन जाएंगे। यानी कि स्टोइचियोमेट्री इसकी मैंने आपके सामने लिख दी है कि इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री है। अब अगर इसी रिएक्शन में आपसे ये कहा जाए कि हम यूज़ कर रहे हैं 60 हम स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम यूज़ कर रहे हैं 28 कबाब्स। 60 स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, 28 कबाब्स यूज़ कर रहे हैं, तो कितने सैंडविच बनेंगे? तो कितने सैंडविच बनेंगे? स्टोइचियोमेट्री का हमें पता होना लाजमी है। अगर स्टोइचियोमेट्री का पता नहीं होगा तो हम इसको आंसर नहीं कर सकेंगे। स्टोइचियोमेट्री हमें बताती है कि 2:1 से ये कंबाइन होते हैं, यानी 2 स्लाइस 1 कबाब और 1 सैंडविच बनता है। इसका मतलब है कि अगर हम 60 स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, 60 स्लाइस यूज़ कर रहे हैं तो साथ 30 कबाब्स यूज़ होने चाहिए स्टोइचियोमेट्री के मुताबिक, और 30 सैंडविच बनने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे कबाब हमारे पास कितने हैं? 28 कबाब्स हैं। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास 28 कबाब्स हैं तो इसके साथ स्लाइस कितने लगेंगे? 28 कबाब्स के साथ जो स्लाइस लगेंगे वो लगेंगे 56 स्लाइस यूज़ होंगे, इसके साथ 28 कबाब यूज़ होंगे, और सैंडविच कितने बन जाएंगे? 28 सैंडविच बन जाएंगे। अब इस साइड पे आप देखो कि ये जो 4 स्लाइसेस हैं ये बाकी बचे रह जाते हैं। जो 4 स्लाइसेस हैं वो क्या हैं? बाकी बचे रह जाते हैं। यानी कि ये वाला जो रिएक्टेंट है ये अभी बाकी बचा हुआ है। कौन सा रिएक्टेंट ख़त्म हो गया? ये कबाब्स ख़त्म हो गए। हम इस तरह कहेंगे कि जो कबाब्स हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम अमाउंट में है। अगर ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में होते, ये भी स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में होता, कंप्लीट रिएक्शन होता, दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते प्रोडक्ट के अंदर, इधर कुछ ना बचता। अब चूँकि जो कबाब्स हैं ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में है, ये पहले ख़त्म हो गए, तो हम कहते हैं कि जो कबाब्स हैं ये इसकी जो सैंडविच बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। ये बताएंगे, कबाब्स बताएंगे कि इस साइड के ऊपर कितनी प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि स्लाइसिस तो अभी भी बाकी बचे हुए हैं। इनके मुताबिक अगर और कबाब्स होते तो और प्रोडक्ट बन सकती थी, लेकिन चूँकि ये ख़त्म हो गए तो हम कहते हैं कि ये वाला जो रिएक्टेंट था ये लिमिटिंग था, ये कम मिकदार में था, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से ख़त्म हो गया, तो इसी ने प्रोडक्ट को कंट्रोल किया। यही बताएगा प्रोडक्ट कितनी बनेगी। जो रिएक्टेंट बाकी बचा रह गया उसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक्सेस रिएजेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स हैं वो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स के मुताबिक नहीं होती, कोई रिएक्टेंट कम होता है स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से, ऐसे कह लो कि कोई रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, तो उस वक़्त
वो रेक्टेंट जिसकी अमाउंट स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कम होती है वही प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, और उसी रेक्टेंट को हम लिमिटिंग कहते हैं। जो साथ दूसरा रेक्टेंट होगा जो ज़्यादा मिकदार में होगा स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से, उसको हम कहेंगे ये एक्सेस रेक्टेंट है। तो अब ज़रा हम डेफिनेशंस को देखते हैं कि लिमिटिंग रेक्टेंट्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। 4 मुख्तलिफ डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, मतलब सबका एक ही बनता है, डिफ़ाइन करने का तरीका अलग है। पहली डेफिनेशन, रेक्टेंट विच कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इरेक्शन, यानी ऐसा रेक्टेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, ऐसे रेक्टेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे रेक्टेंट को लिमिटिंग रेक्टेंट कहा जाता है। या सेकंड, रेक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट के अंदर मोल्स भी हो सकते हैं, मास या ग्राम्स भी हो सकते हैं, ऐसा रेक्टेंट जो प्रोडक्ट की कम मिकदार बनाए। तो यहाँ पे जो ये वाले कबाब्स हैं ये प्रोडक्ट की कम मिकदार बना रहे हैं। स्लाइसिस के मुताबिक तो 30 सैंडविच बनने चाहिए थे क्योंकि 60 स्लाइसिस हैं, लेकिन 30 बन नहीं रहे। कौन कंट्रोल कर रहा है? कबाब कंट्रोल कर रहा है। कबाब हमें बताएंगे कि इस साइड पे कितनी प्रोडक्ट बनेगी। तो ऐसा रेक्टेंट जो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट बनाता है उसे हम लिमिटिंग रेक्टेंट कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन, रेक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट देन स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट, ऐसा रेक्टेंट जो स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में हो उसको हम लिमिटिंग रेक्टेंट कहते हैं। अब ये स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में था क्योंकि अगर ये 60 है तो ये 30 होने चाहिए थे, लेकिन ये हैं कितने, ये 28 है, यानी स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट से कम मिकदार में है। तो इस रेक्टेंट को हम क्या कहेंगे? इसे हम लिमिटिंग रेक्टेंट कहेंगे। फोर्थ डेफिनेशन, रेक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग इरेक्शन, ऐसा रेक्टेंट जो इरेक्शन के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी कंज्यूम हो जाए, ऐसे रेक्टेंट को हम लिमिटिंग कहते हैं। तो इरेक्शन के दौरान कौन जल्दी कंज्यूम हो रहा है? कबाब जल्दी कंज्यूम हो रहे हैं, ये तो अभी बाकी बचे हुए हैं, तो ये जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसे रेक्टेंट को हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रेक्टेंट। 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने एक डेफिनेशन लिखनी है तो पहले वाली डेफिनेशन लिखो, 2 डेफिनेशंस लिखनी है तो पहली दोनों लिख दो। बेहतर ये है कि आप चारों डेफिनेशंस को यूज़ करो क्योंकि चारों का मतलब जो है वो सेम बनता है। लेकिन अगर आप फिर भी एक डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप इसकी पहले वाली डेफिनेशन लिखेंगे जो सबसे ऊपर लिखी हुई है। अब इसी को हम किसी केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की फॉर्मेशन का रिएक्शन है, ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन से 2 मोल्स वाटर बनते हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब स्टोइचोमेट्री हमें ये बताती है कि अगर हम इसको डबल कर देंगे, ये 4 मोल हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, तो इसके भी 4 मोल बनेंगे। अगर ये 6 मोल हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे, इसके भी 6 मोल बनेंगे। ये स्टोइचोमेट्रिक अमाउंट है। लेकिन अगर मैं इसके तो 4 मोल ले लेता हूँ लेकिन साथ इसका 1 ही मोल रखता हूँ, इसके 4 मोल ले लेता हूँ, इसका साथ 1 ही मोल रखता हूँ, तो स्टोइचोमेट्री तो ये कहती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा। जैसे ही 1 मोल का रिएक्शन 2 मोल से होगा ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसके 2 मोल बाकी बचे रह जाएंगे। वाटर कितने मोल बन जाएगा? 2 मोल वाटर बन जाएगा। जैसे ही इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा ये खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके 2 मोल बचे रह जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कम मिकदार में था, ये लिमिटिंग है। चूँकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो यही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, इस साइड पे कितनी प्रोडक्ट बनेगी। और ये वाला जो रिएक्टेंट होगा जिसके मोल्स बाकी बचे हुए हैं ये एक्सेस में होगा। यही अमाउंट्स आपको ग्राम में भी दी जा सकती हैं। अगर ग्राम्स में दी गई हैं पहले उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको कंपेयर करके हमने फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। उसके स्टेप्स भी हैं, वो भी अभी जाके आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। अब नेक्स्ट बात यह है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इनका आइडिया आया कहाँ से। एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, आपको पता है कि इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन करवा के मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उनको कमर्शियली यूज़ करने के लिए। तो जो इंडस्ट्री में रिएक्शंस करवाए जाते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी, और इनसे के मिलने से प्रोडक्ट बन रही है पी। अब ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत कॉस्टली है। मैं कहता हूँ जो इसकी कॉस्ट है वो है जी
5000 रुपीज़ पर केजी, 5000 रुपीज़ पर केजी। और इसकी जो कॉस्ट है ये है 500 रुपीज़ पर केजी, 500 रुपीज़ पर केजी। तो अब स्टोइचियोमेट्री ये कहती है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगी। अब चूँकि ये रिएक्टेंट चीप है तो इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इसके 2 मोल ले लिए जाते हैं, जानबूझ के 2 मोल ले लिए जाते हैं डेलिब्रेटली, लेकिन इसका 1 मोल ही रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए कि ये वाला जो रिएक्टेंट है ये सारे का सारा कंज्यूम हो जाए, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसकी कॉस्ट चूँकि ज़्यादा है इसलिए प्रोसेस को इकोनॉमिकल बनाने के लिए, बचत ज़्यादा करने के लिए इस रिएक्टेंट को ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से, ताकि अगर ये बचा भी रहे तो ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च ना हो। तो इसलिए यह लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए भी ये चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है जितने भी कंबस्टन वाले प्रोसेसेस होते हैं, जलने वाले, उनमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे प्रोसेसेस के दौरान ऑक्सीजन को एक्सेस अमाउंट में फीड कर दिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में भर दिया जाता है, ताकि जो प्रोसेस है वो जल्दी हो, रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट हो जाए। तो यहाँ से लिमिटिंग रिएक्टेंट का आइडिया आता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होते क्या है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट पर इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, कोयले का जलना। कोयला किसकी मौजूदगी में जलता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कोयला ख़त्म हो जाता है लेकिन हवा में ऑक्सीजन तो ख़त्म नहीं होती, इसलिए जो कोयला होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, इसमें भी जो आयरन होता है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, क्योंकि लोहे को जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में लगता है, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है। तो लोहा ख़त्म हो जाता है लेकिन हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म नहीं होती, तो इसमें आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। या इस तरह से बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल का लिख लो, पेट्रोल का जलना, ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है। तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा लेकिन हवा में मौजूद ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती, तो इसमें पेट्रोल जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे इन्वॉल्व होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो ये आपने याद रखना है। अब लास्ट में अगर हमें डाटा दिया गया है उससे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन स्टेप्स को आपने अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला स्टेप, कन्वर्ट गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स की आपको अमाउंट दी गई है ग्राम्स के अंदर, इनटू मोल्स, इनटू मोल्स, उन्हें कन्वर्ट कर लेना है मोल्स के अंदर। यानी रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट का मास आपको दिया गया है तो दोनों के आपने मोल्स बना लेने। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, कंपेयर, कंपेयर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के मोल्स को हमने कंपेयर करना है विद प्रोडक्ट, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमें पूछा गया है, विद प्रोडक्ट यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं उसको हमने जो कंपेयर करना है प्रोडक्ट के मोल के साथ, केमिकल इक्वेशन। और थर्ड स्टेप, the reactant which produces the reactant which produces least amount of product, least amount का मतलब least moles, least moles of product, least moles of product is limiting reactant। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल बनाएगा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल बनाएगा वो कौन सा रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट।
और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही कंट्रोल करेगा कितनी प्रोडक्ट बनेगी। इस बात को जहन में रखना है, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमने जब प्रोडक्ट का मास बनाना होगा तो हम वही मोल उठाएंगे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा होगा। जो प्रोडक्ट के मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा होगा वही मोल्स को उठा के हम मास के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अभी जब हम इसकी कोई एग्जांपल करते हैं, अपनी तरफ से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दोनों रिएक्टेंट्स का उसने मास दे रखा है। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 7 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है। फाइंड ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस। इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया कितने ग्राम बनती है वो हमने बताना है। अब दो रिएक्टेंट का उसने मास दे रखा है। दोनों रिएक्टेंट्स के मास को पहले हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को बारी बारी हम प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। प्रोडक्ट हमारी अमोनिया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल बना रहा है। जो कम मोल बनाएगा वो लिमिटिंग होगा, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम मोल बना रहा होगा वही प्रोडक्ट के एक्चुअल मोल होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम दोनों के मोल्स बना लेते हैं। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास 7 ग्राम, मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 28, ये बन जाएंगे 0.25 मोल्स। इस तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बना लो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना दे रखा है 3 ग्राम, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 2, तो ये मोल्स बन जाएंगे 1.50 मोल्स। 1.50 मोल, इसको डिवाइड कर लेना है आपने, तो ये 1.5 या 1.50 मोल्स बन जाएंगे। दोनों रिएक्टेंट के हमने मोल्स बना लिए। अब दोनों को बारी बारी हमने प्रोडक्ट से कंपेयर करना है बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले नाइट्रोजन को कंपेयर कर लो, नाइट्रोजन कंपेयर्ड विद अमोनिया। बैलेंस्ड इक्वेशन पे जाओ, 1:2 है, इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल, 1 मोल इसका 2 मोल। अगर नाइट्रोजन के 0.25 मोल्स हैं तो इसके कितने बनेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.50 मोल्स बन जाएंगे अमोनिया के। किस रिएक्टेंट के मुताबिक, नाइट्रोजन के मुताबिक इतने मोल्स बनने चाहिए अमोनिया के। अब कंपेयर कर लो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद अमोनिया। रेशो देखो 3:2, इसके 3 मोल्स हैं तो इसके 2 बन रहे हैं। अगर इसका 1 मोल होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर इसके 1.50 मोल्स हैं तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.50। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 मोल, ये बन जाएगा 1.00 या 1 मोल बन जाएगा। अब दोनों रिएक्टेंट्स को हमने कंपेयर कर लिया। इसके मुताबिक अमोनिया के इतने मोल बनने चाहिए, हाइड्रोजन के मुताबिक इतने बनने चाहिए। तो हमने सेकंड क्या कहा था कि कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लिमिटिंग। अब लीस्ट अमाउंट कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो नाइट्रोजन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नाइट्रोजन जो है ये क्या है, ये लिमिटिंग है। अगर नाइट्रोजन लिमिटिंग है तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक्सेस में है। हाइड्रोजन क्या है, ये एक्सेस के अंदर है, यानी इसकी अमाउंट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से ज़्यादा है, इसकी अमाउंट जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से कम है। तो इस रिएक्शन के दौरान एक्चुअली अमोनिया कितना बनेगा, इतना तो नहीं बन सकता है कि ये भी बन जाए और ये भी बन जाए, दोनों में से एक बनेगा। कौन सा बनेगा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें बता रहा है एक्चुअली अमोनिया के इतने मोल्स बनेंगे, 0.5 मोल्स बनेंगे। तो इसी को हमने अमोनिया के मास में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमने मास मालूम करना है, ग्राम्स मालूम करने हैं। अमोनिया के इतने मोल्स बन रहे हैं जो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बता रहा है, तो इसी को मास में कन्वर्ट कर लो। मास में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमें आता है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा, मोल्स 0.5
अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8.5 ग्राम्स। यानी इस रिएक्शन के दौरान जो अमोनिया का मास बनेगा वो कितना बनेगा 8.5 ग्राम्स बनेगा, अगर हम इतने रिएक्टेंट्स को यूज़ करते हैं जितने उसने हमें क्वेश्चन में बता रखे हैं। अब इसी का हम अगला पोर्शन देखते हैं। ये तो जो उसने हमसे पूछा था हमने बता दिया, दोनों रिएक्टेंट्स के मोल बनाए, मोल्स को कंपेयर किया प्रोडक्ट से, जिसने कम मोल बनाए वो लिमिटिंग हो गया, उसी मोल को उसी प्रोडक्ट के मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट कर दिया तो अमोनिया का मास आ गया। अब इसी का अगला हिस्सा वो ये भी पूछता है कि फाइंड एक्सेस अमाउंट ऑफ रिजेंट, यानी जो रिजेंट एक्सेस में है, हाइड्रोजन जो एक्सेस में है वो कितना एक्सेस में है, कितने ग्राम उसके ज़्यादा हैं वो भी हमने बताना है। टोटल हाइड्रोजन के 3 ग्राम दे रखे हैं, 3 में से कुछ ग्राम इसके एक्सेस में है, कुछ ग्राम ज़्यादा हैं, कुछ मोल्स ज़्यादा हैं, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट से वो कितने ज़्यादा है वो हमने बताने हैं। तो अब उसको हम फाइंड करने का तरीका देखते हैं कि जो एक्सेस रिजेंट होता है उसे कैसे फाइंड करते हैं। एक्सेस रिजेंट को फाइंड करने के लिए हमने दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करना है। नाइट्रोजन को कंपेयर करना है हाइड्रोजन से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जाओ, 1:3 है। अगर नाइट्रोजन के 0.25 मोल्स हम यूज़ करें, 0.25 मोल्स हम यूज़ करें तो इसके साथ कितने होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये हो जाएंगे 0.75 मोल्स, 0.75 मोल्स। यानी हाइड्रोजन के एक्चुअली इस रिएक्शन में इतने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के दे कितने रखे हैं उसने, दे कितने रखे हैं 1.50, जो उसने मास दे रखा है वो इतना दे रखा है इतने मोल्स का, लेकिन मोल्स लग कितने रहे हैं रिएक्शन में 0.7 मोल्स लग रहे हैं, बाकी सारे एक्स्ट्रा मोल्स हैं। तो वो एक्सेस मोल्स निकाल लो, एक्सेस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, एक्सेस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हम उसने हमें दे रखे हैं 1.50, कितने लग रहे हैं रिएक्शन में 0.75 मोल्स लग रहे हैं रिएक्शन में, एक्सेस कितने आ जाएंगे 0.75, इतने मोल्स एक्सेस आ जाएंगे इसके। तो जो एक्सेस मोल्स आ गए हमारे पास, इन एक्सेस मोल्स का मास बना लो तो हमारे पास एक्सेस मास आ जाएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखो एक्सेस मास, एक्सेस मास ऑफ हाइड्रोजन, ये आ जाएगा 0.75 जो एक्सेस मोल्स हमने निकाले, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा 1.50 ग्राम। इतने ग्राम जो है वो हाइड्रोजन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो एक्सेस में है। यही हमने लिखा था हाइड्रोजन एक्सेस में है। कितने ग्राम उसके एक्सेस में निकाले हमने 1.50 ग्राम एक्सेस में है। टोटल उसने कितने दे रखे थे 3 ग्राम, 3 में से 1.50 लग रहे हैं रिएक्शन में और 1.50 जो है वो एक्सेस के अंदर है। दोबारा से फिर सुन लो, जब हमने एक्सेस रिजेंट निकालना होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दोनों में से एक्सेस कौन सा है, ये पता है। अब दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर करो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक्सेस में रिजेंट है उसके एक्चुअली कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं रिएक्शन के दौरान। जब हमें पता चल गया कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो शुरू वाले मोल्स में से जो उसने हमें दे रखे हैं, शुरू वाले मोल्स, उसमें से जो मोल्स लग रहे हैं उनको माइनस कर दो, एक्सेस मोल्स आ जाएंगे। उन्हीं एक्सेस मोल्स का मास बना दो तो हमें पता चल जाएगा कितना मास जो है वो एक्सेस के अंदर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड। ये मैंने आपको अपनी तरफ से सॉल्व कराया ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, MCQs टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम रिएक्ट विद 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एलुमिनियम के 27 ग्राम 12 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस हाउ मच मास ऑफ Al2O3। इस रिएक्शन के दौरान जब हम इतनी अमाउंट्स यूज़ करते हैं तो कितना Al2O3 बनता है वो हमने बताना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है।
अगर तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता तो पहले हम इन जो रिएक्टेंट के मासेस हैं इनको मोल्स में कन्वर्ट करते, जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर बारी बारी इसको कंपेयर करते प्रोडक्ट के साथ बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर हम बताते कि कितनी जो प्रोडक्ट है कितना Al2O3 बनेगा। लेकिन अब हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने MCQ सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट ग्राम्स को ही कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट मासेस को ही कंपेयर करके इसका आंसर निकालेंगे। अब ज़रा आप इस फार्मूला पे देखो Al2O3, इस फार्मूला की स्टोइचियोमेट्री हमें ये बताती है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम और इसके अंदर जो 3 मोल्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं। ये इस फार्मूला से हमें पता चलता है। 2 मोल्स एल्यूमिनियम का मास, 1 मोल का 27 होता है, तो 2 मोल्स का 54 ग्राम, और 3 मोल्स ऑक्सीजन का मास होगा 48 ग्राम। यानी ये फार्मूला हमें ये बताता है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो Al2O3 बनता है। ये इस फार्मूला के मुताबिक इसकी स्टोइचियोमेट्री बनती है। अब इसी को यूज़ करते हुए हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान कितना मास बनेगा Al2O3 का। Al2O3 का टोटल जो इस पूरे कंपाउंड का मास है ये होता है 102 ग्राम, वो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी बारी कंपेयर कर लो, पहले एल्यूमिनियम को कंपेयर कर लो Al2O3 के साथ। देखो बैलेंस्ड, ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 54 ग्राम अगर एल्यूमिनियम के हों तो 102 ग्राम इस पूरे कंपाउंड के बनते हैं। 54 ग्राम अगर एल्यूमिनियम के हों तो 102 ग्राम इस पूरे कंपाउंड के बनते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर इसका 1 ग्राम हो तो ये हो जाएगा 102 बाय 54, और अगर एल्यूमिनियम के 27 ग्राम हो, एल्यूमिनियम के 27 ग्राम हो तो Al2O3 के कितने बनेंगे, 102 बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 27। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 51 ग्राम। अब दूसरे को भी कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन को भी। ऑक्सीजन को इस कंपाउंड के मास के साथ कंपेयर करो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इसके मुताबिक 48 ग्राम ऑक्सीजन हो तो 102 ग्राम इस पूरे कंपाउंड के बनते हैं। 102 ग्राम इस पूरे कंपाउंड के बनते हैं, ये फार्मूला हमें बताता है। अगर इसका 1 ग्राम हो तो 102 बाय 48, और अगर इसके 12 ग्राम हो तो कितने बनेंगे, 12 ग्राम हो तो 102 बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 25.5 ग्राम। अब ये दो आंसर हमारे पास आ गए और ये दोनों आंसर इन ऑप्शंस में मौजूद हैं। 51 ग्राम भी मौजूद है, 25.5 ग्राम भी इस ऑप्शन के अंदर मौजूद है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। अब इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता होना लाजमी है, क्योंकि इस एक रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की ये 2 अमाउंट्स तो नहीं बन सकती, एक ही अमाउंट बनेगी, या इतनी प्रोडक्ट बनेगी या इतनी बनेगी। और लिमिटिंग रिएक्टेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट की वो अमाउंट बनती है जो कम होती है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बताता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट की कम अमाउंट बनाता है। तो इस रिएक्शन में देखो कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कम अमाउंट बना रहा है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन जो होगा ये लिमिटिंग होगा। अब ऑक्सीजन के मुताबिक कितने ग्राम बनने चाहिए Al2O3 के, ये बनने चाहिए 25.5 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। यही पढ़ा था हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट में। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, या वो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट बनाता है। तो लीस्ट कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे लीस्ट बन रही है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगी, जो एक्चुअल Al2O3 बनेगा वो इतना बनेगा, इतना नहीं बनेगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो एक्सेस में है। एल्यूमिनियम जो है वो एक्सेस में है, जबकि लिमिटिंग कौन सा है, जो प्रोडक्ट के कम मोल बना रहा है वो लिमिटिंग होगा। तो जो लिमिटिंग प्रोडक्ट की अमाउंट बना रहा है वही एक्चुअल अमाउंट होगी। करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट समझने में आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।